आज के वीडियो में हम बात करने वाले कि एफपीओ क्या होता है। यस दोस्तों, आपने आईपीओ के बारे में सुना होगा। इसके ऊपर भी वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल के ऊपर, जिसे हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे और ये कैसे डिफरेंशिएट करता है, इसका मुनाफा हम कैसे ले सकते हैं, इसका यूज़ करके हम मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जब हम एफ के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आपको इसका जो मतलब बाइफर्केशन है वो पता होना चाहिए। इसके जो लॉन्ग फॉर्म है वो है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो इसमें क्या होता है कि ये जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर होता है, ये जो लिस्टेड शेयर होते हैं, मतलब आईपीओ के बाद जब शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है, राइट। तो लिस्टेड होने के बाद यहाँ पे एफपीओ है। ये एफपीओ खाली वही शेयर लेके आ सकता है जो ऑलरेडी लिस्टेड है। ये पहली टर्म आपको पता होनी चाहिए, पहली कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि एफपीओ बाजार में वही ला सकता है जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में वहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड है। तो यहाँ पे जब कंपनी को नए शेयर्स की ज़रूरत पड़ती है तो वापस वो नया आईपीओ नहीं लेके आ सकती। आईपीओ का मतलब यही होता है दोस्तों कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो पहली बार कंपनी प्राइवेट लिमिटेड टू पब्लिक लिमिटेड बनती है, लेकिन ऑलरेडी पब्लिक लिमिटेड है, स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रही है और उनको अभी पैसे की ज़रूरत है। तो उस समय कंपनी दोस्तों ये नया मार्केट में जो शेयर्स हैं उनके वो इशू करती है उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। यस दोस्तों, तो यहाँ पे ये एक मुनाफा हो सकता है कि जब एफपीओ आता है कि अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हो, वही कंपनी में आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो वहाँ पे आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि आपको वहाँ पे एफपीओ में शेयर्स वही कंपनी के आपको और मिल सके। तो जब हम एफपीओ को जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सबसे पहला जो गोल होता है कंपनी का वही होता है कि पब्लिक से जो कैपिटल है वापस उनको बिजनेस एक्सपांड करने के लिए ज़रूरी होता है। इसीलिए ही वो वहाँ पे वापस एफपीओ लेके आते हैं। ये पहला उनका गोल होता है। मतलब मुझे मेरी एग्जांपल एबीसी नामक कंपनी है जो मार्केट में ट्रेड कर रही है, जिसका मार्केट कैपिटल है समझो 1000 करोड़, और मुझे वापस बड़े और 200-300 करोड़ के मार्केट कैपिटल की ज़रूरत है। तो फिर मैं मार्केट में एफपीओ लेके वापस आ सकता हूँ, जो मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मैं ऑफर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे नए शेयर्स मिलते हैं। ओके, एग्जिस्टिंग शेयर से कोई वहाँ पे उसका रिलेशन नहीं है, वो ऑलरेडी आपके पास पड़े होल्ड में रहेंगे ही, लेकिन ये नए शेयर्स वापस आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो और नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या डिटेल्स हमें मिलती है। नेक्स्ट, जैसे ये काम करता है, मतलब अभी कैसा होता है कि एक चीज़ एक्सप्लेन अगर करनी है या समझ लेनी है तो उसको अदर चीज़ से अगर कंपेयर करते हैं जो हमें पता है तो जानना बहुत मतलब समझना बहुत ईजी हो जाता है। सबसे पहले मीनिंग का बात करेंगे तो आईपीओ यस से फर्स्ट टाइम इशू करती है कंपनी आईपीओ। एफपीओ ये जो है कंपनी एडिशनल शेयर कैपिटल रेज करने के लिए करती है। तो ये आपको पीपीटी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे हेल्प करेगी ये स्लाइड। प्राइस की बात करेंगे तो फिक्स आईपीओ आते हैं, वेरिएबल प्राइस रेंज, जिसे हम कहते हैं कि एक प्राइस रेंज वहाँ पे डिसाइड की जाती है, उस प्राइस रेंज में आपको अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन एफपीओ जो है ये डिपेंड ऑन द नंबर्स ऑफ शेयर्स, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही प्राइस में डिफरेंस है कि यहाँ पे बुक बिल्डिंग और फिक्स मार्केट प्राइस होती है आईपीओ में, लेकिन यहाँ पे ये मार्केट ड्रिवन प्राइस होती है। मतलब ये ऑलरेडी जो प्राइस ट्रेड हो रही है उसके नियर अबाउट ही आपको मिलेगा। शेयर कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द कंपनी इशूइंग फ्रेश कैपिटल, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड होने जा रही है प्राइवेट टू, तो और पैसा उनको ज़रूरत ज़्यादा है कैपिटल की वहाँ पे, इसलिए वो आपको पब्लिक मिले लिस्टिंग करती है। लेकिन यहाँ पे एफपीओ के लिए जो नंबर्स ऑफ शेयर्स ये बढ़ाती है, और जैसे कि यहाँ पे इन डाइल्यूटेड एफपीओ एंड रिमेन्स द सेम इन द नॉन डाइल्यूटेड एफपीओ, ये थोड़ा सा यहाँ पे अलग टर्म यूज़ किया गया है जो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। डाइल्यूटेड मतलब होता है कि मैं नए इन्वेस्टर को अप्रोच कर रहा हूँ, और नॉन डाइल्यूटेड होता है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही मैं ऑफर करता हूँ। तो ये दो चीज़ें हम आगे देखेंगे वापस। वैल्यूएशन की बात की जाए तो आईपीओ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि काफ़ी सारे जब एक कंपनी लिस्टेड होने जाती है तो काफ़ी सारे नॉर्म्स होते हैं, रजिस्ट्रेशंस होते हैं, फॉर्मेलिटीज़ होती है। लेकिन एफपीओ के लिए जाते हैं तो ऑलरेडी लिस्टेड है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। जल्दी से कंपनी के मतलब एक्सचेंज के बाद भी उनका डेटा अवेलेबल होता है, तो जस्ट उनको परमिशन वो बैलेंस शीट सबमिट करके लेनी पड़ती है।
रिस्क की बात की रहे तो यस, आईपीओ थोड़ा रिस्की होता है कि अगर मार्केट सेंटीमेंट खराब है तो आपका आईपीओ गैप डाउन भी खुल सकता है। हो सकता है आपको जो प्राइस मिल रहा है उसके प्राइस में और डिस्काउंट रेट में वो आईपीओ के बाद मिले, या फिर हो सकता है आपको ना मिले, वो प्रीमियम बढ़ जाए उसके वजह से। अभी हमने IRCTC का एग्जांपल है, ठीक है, तो 300 350 की स्टॉक आज कम से कम आप देख रहे हो 1700-1800 रुपये ट्रेड कर रही है। तो प्रॉफिट भी है और रिस्क इसलिए है कि अगर नहीं फेवर में रहा आईपीओ, डिमांड अच्छा नहीं रहा उसमें, तो अभी रिसेंटली लक्ष्मी केमिकल का भी आईपीओ अच्छा होया हुआ है जो अभी भी प्रॉफिट में चल रहा है। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे एफपीओ को तो लेस रिस्की इसीलिए होता है कि हमें पता होता है ऑलरेडी लिस्टेड है और बैकग्राउंड क्या है कंपनी का, और ऑलरेडी अभी ये मतलब यू कैन चेक द टेक्निकल्स, आप देख सकते हो, फंडामेंटल चेक कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। स्टेटस ऑफ द कंपनी मतलब अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे लिस्टेड होने जा रही है, लेकिन ये ऑलरेडी लिस्टेड होती तो इसका यहाँ पे एक मतलब गुडविल होता है मार्केट में कि मुझे अगर एक कंपनी से ऑलरेडी पैसा मिल रहा है तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर से पैसा लगाने के लिए उसमें ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। तो ये डिफ्रेंशिएट करता है अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, ये जानना ज़रूरी है आपको, तो आईपीओ समझना बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या, जैसे हमने देखा इसमें कि प्राइस ये हमें जो करंट मार्केट प्राइस है उसके नियर अबाउट होती है। शेयर मार्केट कैपिटल जो है ये डाइल्यूटेड होता है, मतलब अभी किस तरीके से वो होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अप्लाई करते हैं या फिर नॉन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, उसके ऊपर है। नंबर्स ऑफ शेयर्स किस तरह से बढ़ाते हैं या फिर सेम रखते हैं, ठीक है, वो भी एक है। उसके बाद वैल्यूएशन में एफपीओ चीपर है, और रिस्क की बात की जाए तो काफ़ी लेस रिस्की है कंपेयर टू आईपीओ। तो ये एफपीओ के बारे में है। वापस देखते हैं और क्या डिटेल्स हमें मिलती है। टाइप है इसके, जैसे मैंने आपको डायल्यूटेड कहा था वैसे यहाँ पे उसके डिफरेंस हम समझ में लेंगे थोड़ा डिटेल्स में। फर्स्ट इज डायल्यूटेड टू द इन्वेस्टर एज द कंपनी बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर एग्रीज टू इंक्रीज द शेयर फ्लोट लेवल ऑन द नंबर्स ऑफ शेयर अवेलेबल। दिस काइंड ऑफ फॉलो ऑन द पब्लिक ऑफरिंग सिक्स एंड द रेज मनी टू रिड्यूस द डेट और एक्सपांड दिस बिजनेस रिजल्टिंग इन द इंक्रीज द नंबर्स ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। जैसे मैंने पहले भी कहा कि डायल्यूटेड में क्या करेगा कि जो अभी मार्केट पे फ्री फ्लोट लेवल है, मतलब पब्लिक के पास या फिर जो शेयर होल्डर्स के पास अवेलेबल है, प्रोमोटर का छोड़ के, उसे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल कहते हैं दोस्तों। तो वो अवेलेबल देखेगा, वहाँ पे उसको अगर बढ़ाना है शेयर्स तो वो डायल्यूटेड में वहाँ पे जाएगा। और ये पब्लिक ऑफरिंग सीकिंग टू रेज मनी, मतलब सिंपल है कि ये मुझे पैसा चाहिए और मेरा कर्जा मुझे कम करना है, बिजनेस के एक्सपेंसेस कम करने हैं, या फिर उसको मुझे मैनेज करना है, तो यहाँ पे मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। देखिए जैसे आईपीओ फिक्स में जाते हैं, बुक बिल्डिंग में जाते हैं, वैसे डाइल्यूटेड और नॉन डाइल्यूटेड ये दोनों तरीके से इसका फंड रेजिंग का टाइप है। नेक्स्ट होता है डाइल्यूटेड, ये हमने देखा अभी डाइल्यूटेड टू द इन्वेस्टर। तो यहाँ पे अभी डाइल्यूटेड पूरे डिटेल्स में देखेंगे वापस। डाइल्यूटेड फॉलो ऑन द ऑफरिंग हैपन टू व्हेन कंपनी इशू एडिशनल शेयर, ठीक है, ये हमने अभी पहले भी देखा, टू द पब्लिक मार्केट, ठीक है, एज द इंक्रीज द शेयर्स। अभी कैसा होता है कि डाइल्यूटेड मतलब मैं जो नॉन शेयर होल्डर है कंपनी के, उनको मैं अगर ये ऑफर कर रहा हूँ तो बट ऑब्वियस मेरे नंबर्स ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, तो मेरा अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा। तो दोस्तों 10,000 क्वांटिटी मेरे पास है और यहाँ पे अगर मैं 5,000 रुपीज़ कमा रहा हूँ तो मुझे 50 पैसा पर शेयर ये डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने 20,000 इसको बढ़ा दिया, क्वांटिटी बढ़ा दी, तो यहाँ पे पर शेयर जो है 25 पैसा प्रॉफिट मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है कि जब मैं डाइल्यूटेड फॉलो ऑन ऑफरिंग के लिए जाता हूँ तो यहाँ पे मेरा अर्निंग पर शेयर पे इम्पैक्ट आता है। तो मेरा मतलब जो कंपनी का गोल है वो है रिड्यूस जो है डेप्ट जो है रिड्यूस करना है या कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करना है, ये इनका मोस्ट फंड रेजिंग का गोल होता है। लेकिन होता क्या है कि अर्निंग पर शेयर कम होने की वजह से जो मतलब डाइल्यूटेड में काफ़ी हद तक फिर इन्वेस्टर लोग नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग जो है बढ़ जाती है। मतलब एक सिंपल है कि डाइल्यूटेड इतना ही है कि मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो मेरे नंबर्स ऑफ इन्वेस्टर वापस बढ़ने वाले हैं, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को वहाँ पे उनके लिए बहुत मेजर कंसर्न रहेगा। तो इसलिए जब हम डाइल्यूटेड जैसे बात कर रहे हैं कि फॉलो ऑन जो ऑफरिंग होता है उसमें डाइल्यूटेड है, नॉन डाइल्यूटेड ये काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगा, क्योंकि नॉन डाइल्यूटेड फॉलो ऑन ऑफर जो होता है वो होल्डर ऑफ द एग्जिस्टिंग एंड प्राइवेट हेल्ड शेयर्स बाय प्रीवियस इशूड शेयर कैपिटल ऑफ पब्लिक मार्केट फॉर द सेल। तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास पहले से शेयर्स थे हमारे, उनको ही ऑफरिंग किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है
ठीक है। तो डायरेक्टली जो शेयर होल्डर होते हैं उनको ऑफर करने की वजह से स्टॉक मार्केट जो है ओपन मार्केट में ही उनको ऑफर किया जाता है। और यहाँ पे काफ़ी सारे समय मतलब जो शेयर होल्डर होते हैं, ओके, ये कंपनी के मतलब जो फाउंडर है या बोर्ड डायरेक्टर है, ठीक है, ये प्री आईपीओ इन्वेस्टर जो होते हैं, ओके। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब कोई नया एफपीओ आता है, ओके, नए शेयर्स जब मार्केट में यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर जो है ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने डाइल्यूट नहीं किया हुआ है, राइट। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे डिलीवर करना चाहता हूँ कि सेकेंडरी मार्केट में, ओके, जिसे सेकेंडरी मार्केट ऑफरिंग कहते हैं, तो इसमें ये जो नॉन डाइल्यूटेड फॉलोइंग ऑफरिंग है, ठीक है, तो ये काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद होती है। सेकेंडरी मार्केट ऑफरिंग मतलब नॉन डाइल्यूटेड है, मतलब कि ऑलरेडी जो शेयर होल्डर है उनके पास ये शेयर्स जाने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंस आपको समझ में लेना है कि डाइल्यूटेड में जाता हूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी, मेरा अर्निंग पर शेयर यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा, लेकिन फ़ायदा क्या होगा कि मुझे जो है एक्स्ट्रा कैश लोगों से मिल जाएगी यूज़ करने के लिए। और नॉन डाइल्यूटेड में क्या होगा कि अर्निंग पर शेयर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है, और जो उनके टारगेट्स है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये एक थोड़ा सा विन विन सिचुएशन यहाँ पे होता है, तो आपको पता होना चाहिए। और एक इसमें एक चीज़ आती है, एट द मनी एट द मार्केट ऑफरिंग आता है। तो एट द मार्केट ऑफरिंग का सेम वही मतलब है, उनको कैपिटल चाहिए होता है, लेकिन कंपनी अगर सेटिस्फाई नहीं है जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है, ओके, जो भी उन्होंने दी हुई है, ओके, तो उसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, वो कैंसिल भी कर सकते हैं, ओके। तो ये जो एटीएम ऑफरिंग जो होती है, एट द मार्केट ऑफरिंग जो होती है, तो ये कंट्रोल करती है, मतलब इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, ओके, तो उसको कंट्रोल करती है। क्योंकि अगर सेल करने की जो कैपेसिटी या एबिलिटी है सेकेंडरी ट्रेडिंग मार्केट में, ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो प्राइस है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको मोमेंटम दिखाई देगा। तो सिंपली बात करेंगे तो एट द मनी मतलब एट द मार्केट ऑफरिंग जो होता है, वो जो लिस्टेड कंपनी होती है वो वहाँ से कंपनी को सेकेंडरी मार्केट में सेल करती है ब्रोकर और डीलर के थ्रू, ओके, और जो भी उनकी प्राइस है वो डिसाइडेड होती है, ओके। तो यहाँ पे हाई स्टॉक प्राइस रहेगी तो उनको ज़्यादा पैसा वहाँ पे मिलता है, ठीक है, जस्ट चेंज इन हैंड होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है जब हम बात करते हैं कि जब एफपीओ के लिए जा रहे हैं तो नॉन डाइल्यूटेड है या डाइल्यूटेड है, सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अगर वो हायर प्राइस पे है, ठीक है, एट द मनी में तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन हायर प्राइस पे अगर फॉर एफपीओ आ रहा है तो बड़ा पैसा उनको वहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। अब एफपीओ जो है उसके एग्जांपल्स के बारे में बात करूँगा मैं, थोड़े से आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आइडिया कि जब हम एफपीओ के लिए जाते हैं, राइट, ये तो एक कॉमन ऑफरिंग होती है, राइट। तो यहाँ पे ये एक सबसे इजी वे होता है, ठीक है, कंपनी को पैसा इकट्ठा करना। अगर जैसे एग्जांपल मैंने पहले भी बताया कि अगर मैं आपको अच्छा रिटर्न दे रहा हूँ, मेरी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और नेक्स्ट समय में आपको पैसा मांगूंगा, तो आप बिंदास पैसा मुझे दोगे, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, राइट। तो जो परफॉर्मेंस है ये काफ़ी हद तक मतलब शेयर की प्राइस है जो काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों। अगर निगेटिवली रिएक्ट करता है तो फिर क्या होता है कि वो क्या करते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं। मतलब क्या करते हैं कि जो नए जो शेयर होल्डर्स है उनको वो वहाँ पे ऑफर देना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ऑलरेडी ये जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो लॉस में है, तो वो क्यों लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि इंजीनियर इंडिया का एग्जांपल लिया हुआ है। फरवरी 2014 में 145 150 का रेट चल रहा था और वो सब्सक्राइब 3 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था। तो अभी इसका जो करंट मतलब देखिए जब ये सब्सक्राइब हुआ था, ओके, तो उस समय 151 पे ये ट्रेड कर रहा था। अभी रेट तो इसका 79 के नियर अबाउट ये ट्रेड कर रहा है वहाँ पे। तो होता क्या है कि जब हम फॉलो ऑन ऑफरिंग के लिए जाते हैं, ओके, तो वहाँ पे जो कंपनी के जो शेयर्स में अगर फॉल होता है सेकेंडरी ऑफरिंग में, तो वहाँ पे आपको नुकसान भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है। तो आप जब
फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले ये देख लो कि ये डाइल्यूटेड है या नॉन डाइल्यूटेड है, ठीक है, कौन से प्राइस में इसमें एफपीओ हो रहा है वो आपको समझ लेना है। नहीं तो फिर जैसे अभी एफपीओ का ये जो एग्जांपल है जिसकी शेयर की प्राइस आधी हो चुकी है, राइट, तो बेटर है कि आप ऐसे स्टॉक में हाथ ना डालें, क्योंकि क्या होता है कि जब ये 2014 की जब बात कर रहे हैं तो उसके बाद ये स्टॉक जो है इसने मतलब एफपीओ आने के बाद भी मतलब काफ़ी हद तक अंडर परफॉर्म किया है ये स्टॉक ने, ठीक है। तो उसके बाद अभी 2017 की बात करें तो फिर उसने 200 तक का भी हाई किया हुआ है। तो अभी होता क्या है कि अगर आप ये ट्रेडिंग के लिए देख रहे हो तो मेरे ख्याल से अगर हाई प्राइस पे अगर एफपीओ आ रहा है तो लेने में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। लेकिन अगर उसका एंड ऑफ द डे जो पर्पज़ है वो तो क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे डेब्ट और एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए, राइट। तो मैं तो यहाँ पे कहूँगा कि एफपीओ के लिए जाने से बेटर है आप कोई दूसरी कंपनी में निवेश करें, तो आपका रिस्क और कम हो जाएगा क्योंकि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है। लेकिन आज जो हमें ये वीडियो में सीखना है कि एग्जैक्टली एफपीओ कैसे यूज़ होता है और ये कैसे काम करता है। जो ऑफर फॉर सेल आता है ओएफएस और एफपीओ उसके बीच में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, ये वीडियो नहीं तो बहुत काफ़ी लंबी हो जाएगी। ओएफएस में क्या होता है कि ऑफलोड प्रोमोटर शेयर्स, मतलब जो प्रोमोटर्स है उसके शेयर जो है, ओके, ये अपलोड करती है, ऑफलोड करती है, मतलब चेंज इन हैंड्स होता है, ठीक है। लेकिन एफपीओ में क्या होता है, ये नए प्रोजेक्ट के लिए आपसे पैसे लेते हैं, ओके। उसके बाद डाइल्यूशन की बात करें तो एफपीओ जो है उसका शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर जो है, ओके, तो वो चेंज हो जाता है उसमें। लेकिन ओएफएस में ऐसा नहीं होता है, ओके। जो ऑथराइज शेयर्स है वो किसी भी तरीके से वो एफेक्शन उसमें नहीं होता है। यहाँ पे कुछ टॉप 200 कंपनीज है जो मार्केट कैप वाली कंपनी है जिसमें ओएफएस के थ्रू ही पैसा रेज होता है, ओके। और कोई भी जो लिस्टेड कंपनी है वो एफपीओ लेके आ सकती है, तो ये एक डिफरेंस है। उसके बाद मतलब लिमिटेशंस है, ओएफएस में कुछ लिमिटेड कंपनी को ही ये अलाउ किया जाता है। सेबी ने मतलब जब से इंट्रोड्यूस हुआ है सेबी, तो ओएफएस एंड एफपीओ, ओके, ये मतलब जो कंपनी लेके आती है, राइट, फंड रेज करने के लिए, तो इश्यूज काफ़ी अभी कम आ रहे हैं उसके। तो कंपनी अभी एफपीओ कम लेके आती है, लेकिन जो ओएफएस के लिए ज़्यादा जाती है, ठीक है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे कि ओएफएस भी आपको आएगा, उसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हो कि ऑफर फॉर सेल क्या होता है और कैसे आप उसमें बेनिफिट ले सकते हो। तो यहाँ पे जिन लोगों को, जो मेरे व्यूअर्स हैं जिनको ओएफएस पता है, तो ये क्लियर हो जाएगा कि यस, एफपीओ से तो ओएफएस काफ़ी हद तक बेटर है क्योंकि कोई डाइल्यूशन उसमें नहीं होता है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।